कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी 1452 करोड़ रुपए इसके बुनियादी ढांचे के लिए खर्च किए गए हैं और संबंधित सामग्री के लिए 209 करोड़ रुपए यहां पर खर्च किए गए थे। लेकिन उस बीच में आपने देखा कि किस तरह से इसके अंदर पूरी सौगातें देने की बात कही गई। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक, बनिहाल, संगलदान खंड जो है वो बनाया गया है। तो जाहिर तौर पर इसकी भी सौगात यहाँ रामबन के लोगों को ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को। एक बार फिर रुख करेंगे न्यूज रूम का। आसिफ, आवाज आ रही है? जी आसिफ, किस तरह से बड़ी सौगातों को देख रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव भी हैं और उस दौरान पीएम की एक बड़ी रैली आज होती है। देखिए, चुनावी श्रृंखला की एक तरह से शुरुआत भी हुई है और दो एंगल इस प्रधानमंत्री की विजिट को आप दे सकते हैं। एक तो पॉलिटिकल डायमेंशन है, दूसरा डेवलपमेंटल एस्पेक्ट है। जो परियोजनाएं जिनका शिलान्यास किया गया या फिर उद्घाटन हुआ है, 30,000 से 3500 करोड़ के दरमियान ये सारे प्रोजेक्ट्स बनने हैं जो अलग अलग देश के हिस्सों में भी थे और जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक इनमें से थे। वो तो सारी अपनी जगह नए कई प्रोजेक्ट से शुरुआत हुई है, मगर इन सब के बीच में ये भी देखना होगा कि पॉलिटिकली कितनी ये इंपॉर्टेंट आज की रैली थी, प्रधानमंत्री का दौरा था। 2024 में जब आप मई के महीने की तरफ जाएंगे तो नई सरकार 20 से 25 मई के बीच आप देखेंगे कि भारत के अंदर बनेगी, लेकिन उसकी असल में शुरुआत राजनीतिक तौर पर इसलिए इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि दो चीजें हमें यहां पर देखनी होगी। जम्मू कश्मीर के अंदर आज प्रधानमंत्री ने अपने तकरीबन 40 से 45 मिनट का जो भाषण दिया उसमें 370 का जिक्र बार बार तो नहीं आया, जो कम से कम बाकी बीजेपी नेता या प्रधानमंत्री या गृह मंत्रालय की तरफ से अभी तक किया जाता था। उससे आगे कैसे सरकार इस समय बढ़ी है, 4 वर्षों के दौरान सरकार की उपलब्धियां वो गिनाते हुए उस दौरान परिवारवाद को लेकर जरूर उन्होंने बात की है और सीधे तौर पर वो अब्दुल्ला और मुफ्तीज पर ही निशाना साधते नजर आए। बिल्कुल वही मैं कह रहा था कि 370 पर बार बार अगर सुई अटकती रहे या कोशिश इस तरीके से हो कि 370 पर बार बार बात की जाए तो शायद वो बेहतर नहीं था। प्रधानमंत्री ने उससे आगे क्या हुआ उस पर फोकस किया। दूसरा, विपक्ष को इनडायरेक्टली टारगेट किया गया। प्रधानमंत्री का ये कहना कि जो तमाम ऐसे लोग जिनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स हैं, जो परिवारवाद को अभी तक बढ़ावा देते रहे, अगर उन लोगों पर आज विकास की नजर से शायद उम्मीदें टिकाए बैठेंगे, इससे बड़ी कोई गलतफहमी नहीं हो सकती है। तीसरी बड़ी बात आज की इस रैली की, वो चूंकि यहाँ पर प्रशासन ने जिस तरीके से कोशिशें की हैं, मौसम खराब था, पहले से ही मौसम विभाग की तरफ से जो अनुमान लगाया गया था कि 60 से 70% के आसपास बारिश होगी, बारिश के बावजूद भी व्यवस्था इस हिसाब से की गई। जो अनुमान था कि 1 लाख के आसपास लोग होंगे, अगर वो नहीं हो सका, लेकिन जो रैली थी जिस हिसाब से कार्यक्रम होना चाहिए था वो बहुत अच्छे तरीके से अभी तक इनिशियल डिटेल्स के मुताबिक हो गया है। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का खेमा जम्मू कश्मीर को लेकर, मैं बार बार कह रहा हूं कि पॉलिटिकल डायमेंशंस इस आज के दौरे की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आम चुनाव, उसके बाद 31 सितंबर 2024 से पहले आप देखेंगे कि असेंबली के चुनाव और विधानसभा चुनाव के बाद आप लोकल बॉडीज के, अर्बन लोकल बॉडीज के साथ पंचायतों के चुनाव, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स के चुनाव। तो जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार का जो एक स्ट्रक्चर है उसकी नींव रखने का काम आज के इस दौरे में एक तरह से जम्मू से कर दिया। कितना फायदा बीजेपी को आने वाले समय में मिलने वाला है, क्योंकि 3 सीटों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बोल दिया है कि बात नहीं होगी, 2 सीटों को लेकर बात होगी, लेकिन उस बीच में जीत काबिज तो बीजेपी ने भी की थी लोकसभा सीटों को लेकर। तो अब आगे के समीकरण किस तरह से रहेंगे? देखिए, जो चीजें अभी तक गई हैं वो बीजेपी के हिसाब से सही चल रही हैं। आप जो जहां तक आप साउथ कश्मीर से, नॉर्थ कश्मीर से या जम्मू प्रोविंस से, दोनों प्रांतों से जो अभी तक आंकड़े आए हैं वो ये बताते हैं कि पहले के मुकाबले आज जनाधार जितना बढ़ा है बीजेपी ने, उतना वोट बैंक थोड़ा सा ही लेकिन इंप्रूव होता जरूर आपको नजर आएगा। उसके 2-3 कारण हैं। ओबीसी, वाल्मीकि समाज, जम्मू के अंदर, जम्मू से यहाँ फायदा उठाया। चिनाब वैली और दूसरी तरफ पीर पंचाल रेंज की तरफ आप चले जाएंगे तो पहाड़ी और गुजरों के अधिकार की बार बार बात करना, जिसमें एसटी स्टेटस में बहुत सारे लोगों को, पडारीज, कोलीज, गड्ढा ब्राह्मण को शामिल करना, और ये वो एरियाज हैं जो एक तरह से अनकवर्ड थे, जो अब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस या अन्य सरकारों में उन लोगों का एक तरह से वोट बैंक रहा है। तो थोड़ा सा ही सही लेकिन कवर करने में बहुत हद तक ये कदम सरकार का कामयाब नजर आएगा। फिर आप कश्मीर की तरफ चले जाएंगे तो उत्तरी कश्मीर की सीट पर भी उतनी ही नजर सरकार की है जितना वो नॉर्थ के उस बेल्ट को देख रही है कि अगर वहां से भी वोट बैंक थोड़ा इधर उधर जाता भी है, लेकिन जो वोट परसेंटेज की बार बार बात होती है, या तो बीजेपी या उसके सहयोगी दल जो आसपास उनके घूमते हैं, शायद वो कामयाब होते आपको नजर आएंगे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस विजिट से आज एक तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर आम चुनाव की जो तैयारियां हैं उसकी शुरुआत बीजेपी के खेमे से हो गई है और प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की है। पहले गुलाम नबी आजाद की तरफ से स्टेटमेंट जारी होता है कि रात को 11 बजे 12 बजे क्यों मिलने का समय मांगा जाता है, एक बात। दूसरी बात, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उस पर रिवर्ट करते हैं कि इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में कुछ चल रहा है?
क्योंकि देखिए, दो अटकलें सीटें जरूर लगाई जा रही हैं, लेकिन सिर्फ दो एक चीजें, सीट पर दो खेल बयान जरूर हमें होगा। देखने होंगे। एक बयान जो कि हमने देखा कि राणा साहब की तरफ से जैसे दिया गया, क्योंकि वो पॉलिटिकल एडवाइजर थे जब चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला थे। अगर वो गलत होते तो शायद उस पर वो रिवर्ट करते, जवाब देना चाहिए था, नहीं हुआ। लेकिन जब गुलाम नबी आजाद ने जुबान खोली, जब उन्होंने बात की, तो उस पर उन्होंने रात देर गए एक्स पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी और पुराने नए जो एक दूसरे पर एहसान थे, एक दूसरे के साथ रिश्ते थे, उनको भी एक तरह से जताने की कोशिश की। मगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के दोबारा जब उनका बयान आता है तो उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद का एक और स्टेटमेंट आता है जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया गया। उन्होंने कहा था कि फारूक अब्दुल्ला या उनके आसपास जो नेता हैं वो सरकार से या सरकारी लोगों से अगर मुलाकात करने जाते हैं तो रात के समय में अपॉइंटमेंट्स की उनको ज़रूरत क्यों पड़ती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं उन्होंने कहा कि ये रात के समय में जाते हैं, किसी तरीके से कोई चोरी हुई है, उस पर उन्होंने सफाई ज़रूर दी है। लेकिन इसका भी आप देखेंगे यहाँ के जो लोकल पार्टीज़ हैं उनमें इस तरीके से आप देखेंगे बीच में तकरार होना, इसका भी फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है। और जो माहौल आज बनाया गया, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले रैलियां, कार्यक्रम होंगे, गांव-गांव पहुंचने की कोशिश होगी, उस दौरान बीजेपी के पास एक और पॉइंट आया है जहां पर वो टारगेट डायरेक्टली इन विपक्षी नेताओं को करेगी। आपने पीएम को पूरा सुना और जिसमें कुछ लोगों के साथ भी संवाद हुआ जो लाभार्थी लोग थे, जिसमें बीना देवी परिहार हैं जो किश्तवाड़ से ताल्लुक रखती थी, पाडर अठोली से पहुंची हुई थी जम्मू के अंदर, उज्ज्वला योजना का वो लाभ बता रही थी। उसके साथ ही कठुआ वो लेकर चले गए जहां पर आपने देखा कि वसूली से ही कीर्ति शर्मा उनके साथ जुड़ गई। उसके बाद मोदी जी ने भी कुछ यहाँ पर सपने अपने वो सामने रख दिए। लेकिन उस बीच में पुंछ के इलाके के अंदर भी लाल मोहम्मद जो है वो पहुंचे और उन्होंने भी लाभ को गिनवा दिया। और साथ साथ में बांडीपुरा में भी यहाँ पर आप देखिए लाभार्थी किस तरह से दिखाए गए। शाहिदा जो पहुंची और उन्होंने भी बताया, रियाज मोहम्मद पुलवामा से जुड़ गए। तो इस तरह से क्या लगता है कि जिस तरह बीजेपी एक पूरी स्ट्रैटेजी के साथ चल रही है, रणनीति पूरी तरह से बनाई हुई है ग्राउंड जीरो से लेकर टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप तक अगर हम बात करें, लेकिन अब विपक्षी पार्टियों के पास मुद्दे कौन से बचेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि एक मैनिफेस्टो के तौर पर पीएम मोदी ने अपनी सारी बातों को सामने रख दिया है। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश अगरचे बन भी गया है, इसके बावजूद भी मुद्दों की यहाँ कोई कमी नहीं है। सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवाएगी, काम कहाँ पर हुआ है, कहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे एरियाज जो छूटे भी अगर किसी वजह से हैं वो विपक्ष जरूर गिनकर बताएगा। मगर जहाँ तक बात लाभार्थियों की है, तो कोई भी सरकार रही हो केंद्र के अंदर, चाहे उससे पहले यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपी की सरकार जो अब इंडिया या इंडी गठबंधन कहलाता है, दूसरी तरफ एनडीए सरकार रही हो, अपने अपने समय में या समय जैसे जैसे व्यतीत होता गया, हमने एक चीज़ ज़रूर देखी कि जो पैसा पहले सरकार की तरफ से किसी लाभार्थी को या लोगों को दिया जाता था, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम डीबीटी का जो एक सिस्टम चला है उसके अंतर्गत थोड़ा सा फर्क ये आया है कि पहले के मुकाबले हमने ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा उस जगह पर देखी है कि सरकार अगर कहती है कि पहले अगर 15 रुपये, जिसका राजीव गांधी के एक बयान का बार बार जिक्र किया जाता है कि वो कहते थे मैं 75 रुपये बेचता हूँ या 15 बेचता हूँ, तो उसमें से 1 रुपये 1.5 रुपये बड़ी मुश्किल से ग्राउंड तक बनता है। तो वो जब सारी चीज़ें थी, इस बार सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिशरीज तक पहुँचने की कोशिश की है वो इन स्कीम्स के थ्रू। एक चीज़ ये, दूसरा